ठीक है, गांधी जी के आगे विचार में हम लोग देखेंगे उनका स्वराज का विचार। तो गांधी जी के लिए स्वराज का क्या मतलब है, हालांकि थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, स्वराज गांधी जी के लिए है इट मींस एथिकल फ्रीडम। गांधी जी के लिए स्वराज का वास्तव में मतलब अंग्रेजों से आजादी प्राप्त कर लेना नहीं था, या कोई गुलाम देश को आजाद करा देना गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब नहीं था। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब है अपने अंदर की जो गुलामी है उससे आजाद होना। हमारे अंदर हम किन चीजों के गुलाम है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, वैमनस्यता, धर्म, पंथ, जाति, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों के गुलाम हैं। पहले हम इन गुलामियों से मुक्त हो, वही सच्चा स्वराज है। गांधी जी का यह मानना था। तो इट मींस एथिकल फ्रीडम एंड व्हेन फॉलोड बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फ्रीडम इट बिकेम पूर्ण स्वराज। तो स्वराज और पूर्ण स्वराज में क्या अंतर है? स्वराज का मतलब है एथिकल फ्रीडम, और अगर उसके बाद जब हम एथिकल फ्रीडम गेन कर लेते हैं उसके बाद हमें पॉलिटिकल फ्रीडम गेन करना है। माने अब हमें जो हम अंग्रेजों के गुलाम हैं हमें उससे मुक्त होना है। उसके बाद हमें इकोनॉमिक फ्रीडम गेन करना है, यानी हमारे देश में जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा उसको हम खुद बनाएंगे, अपने रिसोर्सेज, अपने जरूरत के हिसाब से, अपने लोगों की भलाई के लिए। आज के दौर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आकर के अपना व्यापार करती हैं, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था नहीं। एंड कल्चरल फ्रीडम, और आजाद होने के बाद हमारे देश में जो संस्कृति होगी वो हमारी अपनी संस्कृति होगी, कहीं से ली हुई संस्कृति नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जब व्यवस्था हो जाएगी तब गांधी जी कहते हैं कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होगी। ठीक है, टू डायमेंशंस, गांधी जी कहते हैं स्वराज के दो आयाम हैं, दो डिफरेंट डायमेंशंस है। पहला एक इंडिविजुअल और दूसरा सोसाइटी, यानी इंडिविजुअल के लिए स्वराज क्या है और सोसाइटी के लिए स्वराज क्या है। तो इसके पहले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, इंडिविजुअल के लिए भी सबसे पहले अब उसको एथिकल फ्रीडम गेन करना है और उसके बाद उसको पॉलिटिकल फ्रीडम, फिर इकोनॉमिक फ्रीडम और फिर कल्चरल फ्रीडम की ओर बढ़ना है। सोसाइटी के लिए भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट है। इसलिए जब गांधी जी ने स्वराज का संकल्पना दिया तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग जिन्ना समझ नहीं पाए थे कि गांधी जी के स्वराज का मतलब क्या है, और अल्टीमेटली जिन्ना ने तो रिजाइन तक कर दिया था कि मुझे आपके स्वराज की समझ नहीं आ रही है। ठीक है, गांधी जी कहते थे बेटा पहले क्या करो, एथिकल फ्रीडम लेके आओ। जब तक वो नहीं होगी, आप पॉलिटिकल फ्रीडम मिल भी जाएगा तो वो बेकार है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, और अगर हम एथिकल फ्रीडम हो गए तो किसी में दम नहीं है कि वो हमको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम बना सके, गुलाम हमें बना सके। तो ये गांधी जी का बड़ा एक एथिकल और मोरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये स्वराज की संकल्पना मैं आपको कई बार बता चुका हूं, गांधी जी ने छांदोग्य उपनिषद और उसके बाद गीता से ये स्वराज की संकल्पना ली है। यहीं से बाल गंगाधर तिलक भी बोलते थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दादा भाई नौरोजी जी बोलते थे हमें स्वराज चाहिए। लेकिन उन सबके स्वराज में और गांधी जी के स्वराज में क्या अंतर है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इट इज मोर देन इंडिपेंडेंस। गांधी जी कहते हैं स्वराज का मतलब केवल आजादी नहीं है, केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं है, बल्कि अ कैपेसिटी टू रूल वनसेल्फ। खुद पर जब कोई व्यक्ति शासन करने की कला जान जाता है, खुद पर कैसे शासन करना है, और खुद पर वही व्यक्ति शासन करता है जो तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर हो, अर्थात जिसने वास्तव में स्वराज प्राप्त कर लिया हो, अपने अंदर की बुराइयों को मार दिया हो। ठीक है, तो कहते हैं दुनिया को जीतना आसान है, खुद को जीतना कठिन है। तो जिसने खुद को जीत लिया हो वही अपने पर शासन कर सकता है। अ कैपेसिटी टू रेसिस्ट अनलॉफुल अथॉरिटी। स्वराज का मतलब है अपने ऊपर शासन। स्वराज का मतलब है गलत प्रकार की जो नीतियां हैं, गलत प्रकार की सत्ता है, गलत प्रकार की सरकार है, गलत प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी संसार में, दुनिया में हमारे चारों ओर हमें गलत दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिरोध करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। एंड अ कैपेसिटी टू रेगुलेट अथॉरिटी, और सत्ता को रेगुलेट करने, माने वो कहां पर सही है कहां पर गलत है, ये अंदर जब हमारे आ जाती है तब हम कहते हैं कि हमें स्वराज की प्राप्ति हो गई है। स्वराज का एक मतलब डेमोक्रेसी भी होता है, लेकिन गांधी जी की डेमोक्रेसी क्या है? गांधी जी का मतलब है डेमोक्रेसी मींस ग्राम स्वराज। तो स्वराज का एक मतलब है जब ग्राम स्वराज, यानी स्वराज की शुरुआत कहां से होगी? ग्रामीण से, फिर जिलों से, फिर प्रांत से और फिर केंद्रीय स्तर। शुरुआत केंद्र से नहीं होगी स्वराज की, कहां से होगी? गांवों से होगी, और सबसे पहले गांवों में स्वराज लाया जाएगा और स्वराज को कहा जाएगा ग्राम स्वराज। और यही ग्राम स्वराज गांधी जी की नजर में डेमोक्रेसी है। नॉट ओनली एक्सरसाइजिंग वोटिंग पावर। ग्राम स्वराज या डेमोक्रेसी का मतलब गांधी जी के लिए क्या है? केवल वोट दे देना, या हमारे प्रतिनिधियों द्वारा केवल वोट के समय पर जनता के बीच में आ जाना। गांधी जी कहते हैं केवल ये नहीं। होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस, केवल राजनीतिक पद को धारण करना ही डेमोक्रेसी है, ग्राम स्वराज नहीं है। और एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ गवर्नेंस, और शासन कर लेना ही डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इन सबसे बढ़कर लोक कल्याण के लिए काम करना डेमोक्रेसी कहलाती है।
ग्रामीण स्तर को शक्तिशाली बनाना, फिर जिले स्तर को शक्तिशाली बनाना, फिर प्रांत स्तर को और पूरे देश को अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय नीति नियम के हिसाब से उसको जो है डेवलप करना, ग्राम स्वराज की संकल्पना या डेमोक्रेसी की संकल्पना गांधी जी की नजर में है। आजकल जो डेमोक्रेसी चल रहा है उसे गांधी जी नहीं मानते और आगे मैं आपको डेमोक्रेसी की और बुराइयां हैं वो आगे मैं बताऊंगा। स्टेट, राज्य कैसा होना चाहिए? नॉट फॉर वेस्टर्न टाइप। गांधी जी कहते हैं जब ग्राम स्वराज होगा, जब स्वराज होगा तो राज्य तो होगा, ठीक है। राज्य वैसे गांधी जी नहीं मानते लेकिन मजबूरी में मानते हैं। तो राज्य कैसा होना चाहिए? वेस्टर्न टाइप का नहीं होना चाहिए। पश्चिम में राज्य कैसा है? राज्य पूंजीपतियों द्वारा बनाया गया एक साधन है, ठीक है। राज्य के अधिकार हालांकि सीमित है लेकिन राज्य अल्टीमेटली उन पूंजीपतियों के हिसाब से काम करता है और ज्यादातर जनता का शोषण करता है। रिप्रेजेंटेटिव टाइप का स्टेट है। गांधी जी इस प्रकार के राज्य को जो शोषणकारी है उस राज्य को नहीं मानते और गांधी जी तो राज्य को मानते ही नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जब वो मानते हैं तो वो कहते हैं राज्य वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट को मानते हैं, ठीक है। गांधी जी का राज्य होना चाहिए राम राज्य। कैसा राज्य होना चाहिए? राम राज्य। और राम राज्य का मतलब है a state not ruled by any god but state ruled by human being with ethical values, ठीक है। राम राज्य, तो राम राज्य जहां होगा वहां क्या क्या होना चाहिए? ट्रुथ, राइटनेस, सत्य होना चाहिए। राइटनेस माने सदैव सही चीज जो है वही प्रिवेल करे, ठीक है। मीनेस्ट सिटीजन वाज श्योर टू स्विफ्ट जस्टिस। समाज के कमजोर से कमजोर वर्ग के व्यक्ति को भी न्याय मिलेगा ऐसा उसके अंदर विश्वास हो, ऐसी व्यवस्था जब राज्य में आएगी तब हम ऐसे राज्य को राम राज्य कहेंगे। इक्वल राइट्स होने चाहिए, सभी को बराबर अधिकार होने चाहिए। इसके अलावा पुराने जितने सिद्धांत हैं वहां नॉन वायलेंस होना चाहिए, वहां सिविल डिसोबीडियंस होना चाहिए, वहां जब कभी राज्य ठीक ठाक काम ना करे तो उसके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन जैसी गतिविधियां हम लोग करना चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत होना चाहिए। गांधी ने एजुकेशन की जो थ्योरी दी है वो एजुकेशन की थ्योरी होनी चाहिए। तो बाकी हम सारी चीजें पढ़ेंगे और उन सारी चीजों को लाकर के यहाँ डाल दीजिए। गांधी जी ने जो बोला है राजनीति को कैसा होना चाहिए, धर्म को कैसा होना चाहिए, सारी चीजों को आप इनकॉर्पोरेट कर दो यहाँ पर, वो राम राज्य का नक्शा जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो गांधी जी के लिए राम राज्य का मतलब यही है जहां कोई भय ना हो, जहां कोई शोषण ना हो और गांधी जी के तमाम जो विचार है वो यहाँ पर पाए जाते हो, ऐसे राज्य को गांधी जी ने कहा है राम राज्य होना चाहिए। वेस्टर्न टाइप का राज्य भारत में नहीं चाहिए, ठीक है। सोसाइटी, समाज कैसा होना चाहिए? समाज वीक सेंट्रल गवर्नमेंट। समाज जब होगा तो केंद्र में जो सरकार होगी वो कमजोर होगी, बट अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्निंग विलेज पंचायत। और ताकतवर कौन होंगे? विलेज पंचायत। यदि हम वर्तमान में देखें तो सबसे ताकतवर केंद्र है, उसके बाद राज्य है, उसके बाद ग्राम पंचायत है। यानी यहां पर टॉप टू बॉटम मॉडल चल रहा है। गांधी जी कह रहे हैं कि बॉटम टू टॉप मॉडल होना चाहिए और सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? विलेज पंचायत, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसके बाद स्टेट और फिर उसके बाद सेंटर। तो गांधी जी की थोड़ी सी धारणा यहां पर जो वर्तमान प्रिवेलिंग कांसेप्ट है उससे थोड़ा सा हटके है, ठीक है। और इन पंचायतों में कौन होंगे? कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। इन पंचायतों में कौन होंगे? इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र माने खुद से निर्णय लेने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। दे आर नॉट गाइडेड बाय समवन एल्स, दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ऐसा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे होने चाहिए और ऐसे इंडिविजुअल हु इलेक्ट अ स्मॉल बॉडी कॉल्ड पंचायत। तो गांव के लोग वेल एजुकेटेड और ये सब होंगे, कुछ लोग फिर ये मिलकर के एक चुनाव करेंगे और उसमें एक छोटी सी बॉडी का चुनाव करेंगे जिसे बोला जाएगा पंचायत। अब ये पंचायत जब बन जाएगा तो इसका काम क्या होगा? टू डील विद डिस्प्यूट्स एंड क्राइम्स। इस पंचायत का काम होगा जो भी उस ग्रामीण इलाके में विवाद है, अपराध की समस्याएं हैं, उन सारे मामलों पर ये डील करेगा एंड आल्सो रिलेवेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। इसके अलावा उसको कुछ राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति भी होगी। यानी सेल्फ सफिशिएंट इंपावर्ड पंचायत की बात गांधी जी करते हैं। केवल गांधी जी का मान रखने के लिए हमने जिस प्रकार का पंचायत आज बना दिया है उस प्रकार के पंचायत की बात गांधी जी नहीं कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं मेरा पंचायत बहुत ताकतवर होगा, ठीक है। विलेजेस वुड बी ग्रुप्ड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और जब ऐसे विलेज हो जाएंगे जहां पर पंचायत काम करेगी, ऐसे विलेजेस को मिलाकर के एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनाया जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत को मिलाकर के प्रोविंस बनेगा और प्रोविंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति का शासन होगा। राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रपति का शासन, माने यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं गांधी जी। गांधी जी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते जो वर्तमान भारत में है, जो वर्तमान ब्रिटेन में भी है। भारत कह रहे हैं अमेरिका जैसा मॉडल, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल टाइप का सिस्टम है,
ठीक है। ईच वुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। हर लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रांत लेवल पे और फिर प्रेसिडेंट लेवल पे जो जो रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आए हैं फिर वो काम करेंगे, ठीक है। और एंड नॉट डायरेक्टली बाय होल इलेक्टोरेट। गांधी जी यहां पर एक प्रकार से इनडायरेक्ट इलेक्शन का सपोर्ट करते हैं। गांधी जी नहीं कहते कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा, सारे इलेक्टोरेट जो है उस इलाके में वो भाग नहीं लेंगे, उनमें से जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट और वेल एजुकेटेड लोग हैं उनको मिलाकर के इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। फिर वो लोग वोट डालेंगे, पंचायत का चुनाव करेंगे। फिर पंचायत में मान लीजिए 100 लोग हैं, उनमें से हम 70-80 लोगों को चुनेंगे, फिर वो वोट डालेंगे, फिर वो जिला पंचायत का चुनाव करेंगे। उनमें से चुने हुए लोगों में से हम फिर प्रोविंस का चुनाव करवाएंगे और उनमें से चुने हुए लोगों के माध्यम से हम प्रेसिडेंट का चुनाव करवाएंगे। माने हर लेवल पर इनडायरेक्ट चुनाव होगा, कहीं पर भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। यह है गांधी जी का जो है पूरा स्वराज की संकल्प। इसके अलावा गांधी जी का स्वराज जहां पर होगा वहां डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, इसी को ग्राम स्वराज भी कहते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन माने विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्ति नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे नहीं। अभी शक्ति आ रही है ऊपर से नीचे, सेंटर, स्टेट और पंचायत। गांधी जी कहते हैं पहले पंचायत, पावर शुड फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तभी सही अर्थों में जो जमीन का आदमी है, जो सबसे दलित, सबसे वंचित आदमी है, वही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। सेंटर तो पहले से ताकतवर है, उसको और ज्यादा ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बोथ फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा शक्ति ग्राम को होगी, उसके बाद आगे डिस्ट्रिक्ट को होगी और फिर आगे इसी क्रम में बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी ग्रामीण लेवल पे इकोनॉमिक पावर भी होगा, वो अपना बजट बनाएंगे, अपना टैक्सेस लगाएंगे, अपना फंड कलेक्ट करेंगे, ये तमाम ताकत ग्रामों को होगी। इसके अलावा इकोनॉमिक मैटर में गांधी जी कहते हैं कि जो ग्राम स्वराज होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ग्रामीण लेवल पे जो चीजें होंगी, प्रोडक्शन प्लस कंजप्शन बोथ एट द सेम साइट, यानी उसी गांव में कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन होगा और उसी गांव में खपत हो जाएगा। यानी हर गांव प्रोडक्शन और कंजप्शन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होगा, किसी गांव को दूसरे गांव पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। यानी गांधी जी यहां पर इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी की बात को खत्म करना चाहते हैं, यानी इंपोर्ट पे बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। गांधी जी तो एक एक गांव को ताकतवर बनाना चाहते हैं। यहां तो पूरे देश में हम दूसरे जगह से कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, गांधी जी कहते हैं कोई इंपोर्ट नहीं। एक राज्य में, एक राज्य के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी चीजों का आना जाना नहीं होना चाहिए। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड भी नहीं होना चाहिए, इंटर स्टेट होना चाहिए, इंटर स्टेट नहीं होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं हर राज्य को, हर प्रांत को, हर गांव को, हर जिला को इतना आत्मनिर्भर होना चाहिए, वहीं पर वस्तुओं का प्रोडक्शन हो और वहीं पर क्या होना चाहिए, उसकी खपत होनी चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वोकेशनल एजुकेशन, गांधी जी का जो स्वराज है वो कैसा होना चाहिए, वहां पर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। गांधी जी कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, अमेरिका और ब्रिटेन एक उद्योग प्रधान देश है, क्योंकि वहां क्लाइमेटोलॉजिकली इतना स्कोप नहीं है कि वहां पर एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके। एग्रीकल्चर लैंड भी उनके पास उतना नहीं है, क्लाइमेटिकली भी वहां पर इतना नहीं है। दूसरा उनका फूड हैबिट और खान पान, उनका लाइफ स्टाइल सब इस प्रकार से है कि उनके लिए इंडस्ट्री ही सुटेबल है, लेकिन भारत के लिए एग्रीकल्चर सुटेबल है, ठीक है। तो इसलिए भारत एक एग्रीकल्चर वाला देश है, इसलिए जरूरी नहीं है कि पश्चिम ने उद्योगीकरण किया तो हम भी उद्योगीकरण करें, हमारे लिए सुटेबल एग्रीकल्चर है, ठीक है। और हमारे पास इसका परंपरागत ज्ञान भी है, तो बेहतर है कि हम कृषि का ज्यादा विकास करें, उद्योग का भी करें, लेकिन पहले कृषि का करें, क्योंकि अल्टीमेटली उद्योगों को कच्चा माल कहां से मिलता है, कृषि से, ठीक है। और कृषि में फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, माइनिंग ये सब इंक्लूड है, ठीक है। एंड वोकेशनल एजुकेशन, और हमारे यहां शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वोकेशनल। वोकेशनल माने आपके अंदर जो स्किल ऑलरेडी है उसी स्किल को और ज्यादा निखारने वाली शिक्षा होनी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। रोजगार देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं कि बस पढ़ पढ़ के इंजीनियर बन गए, ठीक है, और कोई काम हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है, तो ऐसी शिक्षा का गांधी जी विरोध करते हैं, ठीक है। जो बुकिस है, जो किताबी है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, गांधी जी का जो स्वराज है उसमें हर व्यक्ति स्वदेशी की भावना से भरा होगा, ठीक है। विमेन एंड डेप्राइव्ड वेलफेयर, महिलाओं, दलित, वंचित वर्ग के लोगों का कल्याण होना चाहिए स्वराज में। एंड ऑफ सोशल एविल, समाज में जितनी कुरीतियां फैली हुई हैं, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, महिलाओं के साथ भेदभाव, छुआछूत, ये सारी कुप्रथाओं का अंत होना चाहिए। यही है गांधी जी का स्वराज, ठीक है। जस्टिस, न्याय कैसा होना चाहिए, इजी एंड अफोर्डेबल, न्याय की प्रक्रिया आसान होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए।
जैसे आजकल की जटिल व्यवस्था हो गई है, ठीक है। इसीलिए गांधी जी जो है वकीलों की निंदा करते हैं और बोलते हैं वकील, डॉक्टर और राजनीतिज्ञों ने ही देश को बर्बाद किया, क्योंकि वकील झगड़ा निपटाता नहीं, झगड़ा बढ़ाता है, ठीक है। तो न्याय की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें बिना वकील के न्याय मिल सके, हर व्यक्ति अपनी दलील, अपनी जिरह खुद कर सके, और न्याय करने वाले लोग इतने प्रैक्टिकल हो, इतने इंटेलेक्चुअल हो कि सामान्य तरीके से लोगों की बात को समझ करके और अपने इंटेलेक्ट का उपयोग करके बता सके कि कौन सही कौन झूठा और क्या न्याय होना चाहिए। अफोर्डेबल हो, हर आदमी की न्याय तक पहुंच हो। न्याय की प्रक्रिया बहुत जटिल, बहुत महंगी और बहुत उबाऊ और बहुत देर करने वाली न्याय की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो कि वर्तमान में भारत में है। लाखों केसेस पेंडिंग पे है, लोग मर जाते हैं तब तक न्याय नहीं मिलता। तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था से गांधी जी को घृणा है, इसीलिए कहते हैं न्याय की शुरुआत लोकल लेवल पे होनी चाहिए, ग्राम पंचायत न्याय करेंगे, ठीक है। जब आधे से ज्यादा मामले आपके ग्रामीण स्तर पर निपट जाएंगे, कुछ मामले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निपट जाएंगे, हायर लेवल पे बहुत कम मामले जाने चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है आजकल, ठीक है। ये तमाम बातें, ठीक है। और जस्टिस का काम कौन करेगा? पंचायत करेगा। पंचायत के पास इकोनॉमिक पावर भी होगा, पॉलिटिकल पावर भी होगा और जस्टिस पावर भी होगा, ठीक है। वर्ण सिस्टम, गांधी जी के स्वराज में वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा हटके लगता है गांधी जी के विचार से कि गांधी जी ने वर्ण सिस्टम का सपोर्ट किया जबकि लोगों ने वर्ण सिस्टम का विरोध किया है। गांधी जी कहते हैं वर्ण सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वैसा वर्ण सिस्टम नहीं जैसा उत्तर वैदिक काल में था। गांधी जी कहते हैं कि ये वर्ण सिस्टम कर्म आधारित होना चाहिए, जन्म आधारित नहीं। अच्छा, वर्ण सिस्टम होना क्यों चाहिए? गांधी जी मानते हैं, देखिए ध्यान से इस बात को समझिए। गांधी जी के हिसाब से 4 वर्ण है और है ही 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ये वास्तव में आए थे प्रोफेशन के हिसाब से कि जो जिस प्रोफेशन को करेगा वो वैसा बनेगा। अगर मेरा प्रोफेशन टीचिंग देना है तो माने मैं ब्राह्मण कैटेगरी में हूं, यदि मैं व्यापार करता हूं तो मैं क्षत्रिय कैटेगरी में। अब मान लीजिए मैं सदियों से व्यापार करते आ रहा हूं, मेरे मां पीछे के कई जो पूर्वज थे उन्होंने व्यापार किया, मैं भी व्यापार किया, तो स्वाभाविक बात है मेरे अंदर सबसे ज्यादा टैलेंट व्यापार करने का है। तो मेरी जो आने वाली पीढ़ी है, अगर मैं उसको व्यापार का, चूंकि वो अपने बचपन से ही व्यापार की चीजों को देखते आ रहा है, तो व्यापार वाला जो स्किल है, टैलेंट है, उसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। और फिर मैं भी उसको कुछ शिक्षा दूंगा, और उसके अलावा जब वो पढ़ने जाएगा तो वहां पर भी हम उसको वोकेशनल एजुकेशन देंगे, अर्थात हर व्यक्ति को उस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी जिस प्रकार की उसकी फैमिली का एनवायरमेंट है। बात समझ आ रही है? इसलिए गांधी जी वर्ण सिस्टम को प्रमोट करने की बात करते हैं कि अगर बनिया का बेटा, माने व्यापारी का बेटा, चूंकि ऑलरेडी उसके पास व्यापार की अंडरस्टैंडिंग पहले से है, तो उसको व्यापार की ही शिक्षा देनी चाहिए, उसको कोई और शिक्षा नहीं देनी चाहिए। गांधी जी इस कंटेक्स्ट में वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा, हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को जो वो फैमिली से प्राप्त किया है, यदि उसी को हम वोकेशनल लेवल पे ले आए, उसी की उसको शिक्षा दें और उसी के आधार पर वो आगे अपना करियर चुने, और इसके बाद किसी भी कार्य को न श्रेष्ठ माना जाए न निकृष्ट माना जाए। आज होता क्या है कि नाली साफ करना, बाल बनाना या और ऐसे बहुत सारे कुछ काम हैं जिनको निंदनीय माना जाता है और जिनको समाज तुच्छ दृष्टि से देखता है। इसलिए उन लोगों के मन में आता है कि मुझे भी कलेक्टर बनना चाहिए, मुझे भी सरकारी नौकरी करनी चाहिए, मुझे भी व्यापार करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं इस भावना को भी खत्म करना है। कोई कर्म निकृष्ट नहीं है, कर्म ही पूजा है, कर्म महान है। कर्म चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, वास्तव में कर्म ना छोटा होता ना बड़ा होता, हर कर्म अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। तो पहले तो हमें ये जो कर्म को लेकर के इंफीरियर और सुपीरियरिटी का जो फीलिंग है, इसको खत्म करना होगा। और जब इसको खत्म कर देंगे तो नाली साफ करने वाले व्यक्ति के कर्म का भी वही सम्मान है समाज में जो प्रशासन करने वाले व्यक्ति का है, जो व्यापार करने वाले व्यक्ति का है, जो ब्राह्मण के कर्म करने वाले व्यक्ति का है। तो जब सेंस, जो डिग्निटी ऑफ लेबर इस्टेब्लिश हो जाएगी और वर्ण सिस्टम है भी, तो गांधी जी कहते हैं इससे कोई बुराई नहीं है। वर्ण सिस्टम इसलिए बुरा है क्योंकि यहां पर हायरार्की है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय उससे है, फिर वैश्य और सबसे निकृष्ट है शूद्र। तो ये हायरार्की को गांधी जी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वर्णा को खत्म नहीं करना चाहते। वर्णा का मतलब है योर एजुकेशन, योर प्रोफेशन एज पर योर फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि आपके फैमिली में ऑलरेडी वो एक परंपरा चली आई है, इसलिए आपके खून में, आपके रीति रिवाज में, आपके रहन सहन में वो गुण सबसे ज्यादा है। तो शिक्षा देते समय आपके उसी गुण को निखारा जाए तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। आप कम उम्र में ही कैपेबल हो जाएंगे, कम उम्र में चीजों को सीख जाएंगे और आपको अपने कर्म करने से एंजॉय मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, साथ में पूंजी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो ये तमाम चीजें गांधी जी कहते हैं आज लाखों करोड़ों युवक इसलिए तो भटक रहे हैं
क्योंकि वो अपना जो परंपरागत और फैमिली बेस्ड उनका जो ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन को उन्होंने छोड़ दिया। आज मैं एक उदाहरण देता हूं, जैन, बनिया, सिंधी, अग्रवाल, इन समाज में, बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक कंपैरिजन के हिसाब से कह रहा हूं कि समाज में होता क्या है, उनके बच्चे, वो जो फैमिली में उनका जो व्यापार चलाया रहा है या जो सिस्टम चला रहा है, वो उसी सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। और आप देख लीजिएगा, इनमें बेरोजगारी की संख्या सबसे कम है। सिंधी कोई व्यापार, कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पढ़ाई ना करें, लेकिन वो अपने फैमिली से जो एजुकेशन ऑलरेडी प्राप्त किया है, जो हुनर प्राप्त किया है, उसी हुनर को वो डेवलप करते हैं। तो ज्यादातर लोग कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, जो उनके स्किल को ऑलरेडी सूट करता है। तो गांधी जी का यही विचार है कि जो आपकी स्किल को ऑलरेडी सूट करता हो, आप उस चीज की पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि आपको सूट कुछ कर रहा है, आप पढ़ाई कुछ कर रहे हैं, उससे होगा यही कि आप भटकते रहेंगे, ना आपको नौकरी मिलेगी, ना आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, ये है गांधी जी के वर्णन सिस्टम का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा गांधी जी के स्वराज में चरखा, खादी और सेल्फ सफिशिएंसी इत्यादि का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। ठीक है, ये सब। अब अगला कॉन्सेप्ट हम आते हैं गांधी जी स्वदेशी। स्वदेशी गांधी जी का क्या है? अ स्पिरिट व्हिच रेस्ट्रिक्ट्स अस to the use and service of other needs of our needs whose benefits not goes to us। गांधी जी कहते हैं ऐसी वस्तु, ऐसी सेवा का उपयोग करना जिसके उपयोग करने से उसका लाभ, उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है, वो हमारे लोगों को नहीं जाता, किसी और लोगों को जाता है। इस भावना को अपने अंदर से समाप्त कर दो, वो स्वदेशी है। एक दूसरा मतलब स्वदेशी का, इट मींस यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अराउंड अस लोकली। स्वदेशी का मतलब है हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास के लोगों ने जिन चीजों का उत्पादन किया, हमारे लोगों, दूसरे लोगों ने, हमारे लोगों ने जिन चीजों का उत्पादन किया है, हम उन चीजों का उपयोग करें। इससे होगा क्या? एंड द बेनिफिट गोज टू अवर पीपल। इससे जो हमारा बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट है, वो हमारे लोगों को जाएगा। यही स्वदेशी की भावना है। कुल मिलाकर के हमारे देश में जो हमारे अपने प्रोड्यूसर है, भारतीय प्रोड्यूसर है, उनके बने चीजों का उपयोग करना, विदेश से आने वाली चीजों का उपयोग नहीं करना, यही गांधी जी की नजर में स्वदेशी है। अब गांधी जी ने स्वदेशी को क्यों कहा है? स्वदेशी होने से क्या होता है? जब हम अपने यहाँ के प्रोड्यूसर का माल खरीदेंगे तो हमारे प्रोड्यूसर्स का मनोबल ऊंचा होगा। और अभी हमारे अंदर जो कंपटीशन है, इंडिया का प्रोड्यूसर और बाहर का प्रोड्यूसर, इस कंपटीशन में भारत का प्रोड्यूसर दब के मर जाता है, क्योंकि बाहर के प्रोड्यूसर के पास भयानक पूंजी है। बाहर के प्रोड्यूसर को वहां की सरकारें समर्थन करती हैं और WTO, IMF जैसी संस्थाएं उनको पैसा देती है। इसलिए हम उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते। हमें कंपटीशन होना चाहिए अपने यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर से। हमारे यहाँ का एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर के साथ में क्या करे? कॉम्पीट करे और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करे। तो जब हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर माल बनाएंगे और उनको हम कंज्यूम करेंगे, तो उसके बदले हम जो पैसा देंगे वो हमारे प्रोड्यूसर को जाएगा। और जब हमारे प्रोड्यूसर को जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे देश में ही वो पैसा रह जाएगा। इससे हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना आएगी। हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्लोबलाइज्ड लेवल के बनेंगे, वो मल्टीनेशनल लेवल के बनेंगे। ये तमाम आत्मसम्मान की भावना गांधी जी कहते हैं यहां पर रहेगा, और एक अंधाधुंध पूंजीवाद की भावना हमारे यहां नहीं आएगी। प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन हेल्दी प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है, तो स्वदेशी की भावना गांधी जी इसलिए महत्वपूर्ण समझते हैं। और अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया था, क्योंकि उस समय तक हमारे यहाँ ज्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से आती थी और हमारे यहाँ के उद्योग, कृषि, ये सब चौपट हो गया था और हम विदेशी वस्तुओं को खरीदते थे। जब उसका बेनिफिट फिर किसको जाता था? ब्रिटेन की कंपनियों को जाता था और अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट जाता था। उन्हीं पैसों से फिर ब्रिटेन सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करती थी, पुलिस को वेतन देती थी, सेना को वेतन देती थी, और पुलिस और सेना हमें खदेड़ खदेड़ के मारती थी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले अंग्रेजों की कमर तोड़नी पड़ेगी। और अंग्रेजों की कमर क्या है? अर्थव्यवस्था। और ये अर्थव्यवस्था किससे चल रही है? हमसे चल रही है। तो हम क्या करें? हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करें, हमारे अपने लोगों के द्वारा बनाए गए चीजों का प्रयोग करना शुरू करें। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान इसी को नारा दिया, जिसके कारण भारत में बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं बनती थी अब बननी शुरू हो गई। भारत में हमारे अपने अच्छे लेवल के कॉलेज नहीं थे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने, मैं आपको आगे कई नाम पढ़ाऊंगा, उन्होंने बहुत फंडिंग किया और उसी समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, उसी समय JNU जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। ऐसे कई संस्थाओं की स्थापना हुई जहां पर हम अपने लोगों को उच्च शिक्षा देते थे। इसके पहले क्या था? उच्च शिक्षा के लिए हमें अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन पर आश्रित होना पड़ता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर असहयोग आंदोलन जब हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उस समय स्वदेशी का नारा दिया गया था और इसका प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटेन की कमर वास्तव में टूट गई, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसको काफी घाटा होने लगा। ठीक है, लेकिन फिर किसी कारण से
वो चौरा चौरी का कांड हो गया और उस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के स्वदेशी का ये कॉन्सेप्ट है, इससे आत्मसम्मान की भावना आती है, हमारे देश का विकास होता है, पैसा हमारे देश में ही रहता है, विदेशी शक्तियों को हमसे पैसा लूटकर फिर हमारे ऊपर ही अत्याचार करने का जो मौका है वो नहीं मिल पाता और इससे एक हेल्दी कंपटीशन का विकास होता है। ये सब पूरी स्वदेशी की भावना है। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने समझा दिया उसको। ठीक है, आगे है नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनल। गांधी जी का राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद के बारे में क्या विचार है? ठीक है, गांधी बिलीव्ड इन नेशनल सेल्फ डिटरमिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था नेशनल सेल्फ डिटरमिनेशन, यानी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है? हर राष्ट्र को उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर डिसीजन लेने का अधिकार उस राष्ट्र को होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे। गांधी जी इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। ठीक है, लेकिन गांधी जी सपोर्ट्स लिबरल नेशनलिज्म। नेशनलिज्म दो प्रकार की होती है, एक लिबरल नेशनलिज्म और एक होती है रेडिकल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म में हम अपने देश के भीतर अपने विरोधी को भी जगह देते हैं, लेकिन रेडिकल नेशनलिज्म क्या होता है? जिनके हाथ में सत्ता होती है वो केवल अपने सिद्धांत को देश में लागू करते हैं, अपने धर्म को देश में लागू करते हैं, जैसे कि फांसीवाद, नाजीवाद। ये रेडिकल नेशनलिस्ट थे, जो जैसे हिटलर, वो पूरे जर्मनी को आर्य बना देना चाहता था, यहूदियों को मार रहा था, जो उसके सिद्धांत उसकी बात को नहीं मानता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। ये रेडिकल नेशनलिज्म है। गांधी जी लिबरल नेशनलिज्म थे, जहां पर एक ऐसा राष्ट्रवाद जहां हमारे देश में हिंदू का भी स्थान होगा, मुसलमान का भी स्थान होगा, हमारे मत का समर्थन करने वाले का स्थान होगा, हमारे मत का विरोध करने वाले का स्थान होगा, पूंजीवादियों का स्थान होगा, मजदूरों का स्थान होगा। ठीक है, तो एक कंप्रहेंसिव नेशनलिज्म की बात गांधी जी करते हैं, कोई नैरो नेशनलिज्म नहीं, वाइडर नेशनलिज्म जिसमें सब शामिल है, लेकिन सबके अंदर अल्टीमेटली फीलिंग क्या होनी चाहिए? नेशनलिज्म, लेकिन वो कट्टर नेशनलिज्म नहीं होनी चाहिए। तो गांधी सपोर्ट्स लिबरल नेशनलिज्म व्हिच इसेंशियली अटैच्ड विद इंटरनेशनल, और एक ऐसे राष्ट्रवाद की कल्पना गांधी जी करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से अलग नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से जुड़ा होगा। तो गांधी जी अपने राष्ट्रवाद के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय वाद को भी समर्थन करते हैं। अब आप देखिए, फांसीवाद, नाजीवाद में हमने कैसा राष्ट्रवाद पढ़ा था? अंतरराष्ट्रीय नीति नियम अंतरराष्ट्रवाद को मानते ही नहीं। वो कहते हैं एक देश श्रेष्ठ देश, एक जाति श्रेष्ठ जाति, ये एक पार्टी एक नेता, ऐसा सिद्धांत है फांसीवाद नाजीवाद का। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि फांसीवाद नाजीवाद की तरह ना तो मेरा नेशनलिज्म लिबरल, ना तो मेरा नेशनलिज्म रेडिकल है और ना ही मैं अंतरराष्ट्रीयवाद को मानने से इनकार करता हूं। तो गांधी जी के राष्ट्रवाद में लिबर्टी भी है, माने लिबरल नेशनलिज्म है। दूसरा, गांधी जी राष्ट्रवाद के साथ साथ अंतरराष्ट्रवाद को भी महत्व देते हैं और गांधी जी कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रवाद होगा उसमें लेकिन कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रवाद का गांधी जी सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रवाद में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अंतरराष्ट्रवाद का मतलब है शांति, अंतरराष्ट्रवाद का मतलब है कोऑपरेशन, कोएग्जिस्टेंस, डिसआर्मामेंट, एनवायरमेंटलिज्म, फेमिनिज्म, ह्यूमन ड्यूटीज, जस्टिस। ये तमाम वैल्यू अंतरराष्ट्रवाद में होने चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते हैं। और अगर ऐसा अंतरराष्ट्रवाद है तो गांधी जी कहते हैं मैं राष्ट्रवादी होने के साथ साथ अंतरराष्ट्रवादी भी हूं। और भारत का तो ऑलरेडी पहले से सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सर्वे में जो सर्वे शब्द आया, सर्वे मतलब सब कुछ, सभी लोग, ऑल। तो सर्वे का मतलब यहां पर केवल हिंदू, केवल मुसलमान, केवल भारत नहीं, सर्वे माने दुनिया के सारे लोग। तो हमारे तो सिद्धांत ही ऐसे हैं हमारी परंपराओं में, जिसमें अंतरराष्ट्रवाद भरा पड़ा हुआ है। और गांधी जी तो इन वेद पुराणों को मानने वाले व्यक्ति थे, तो वो अंतरराष्ट्रवाद का विरोध नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि अंतरराष्ट्रवाद में होना क्या क्या चाहिए? शांति होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जो है वो करे क्या? शांति को बढ़ाएं, कोऑपरेशन को बढ़ाएं, कोएग्जिस्टेंस, डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट माने अस्त्र शस्त्र को समाप्त करना, हथियार नहीं होने चाहिए, एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद को बढ़ाएं, फेमिनिज्म, नारीवाद को बढ़ाएं, और ह्यूमन राइट की जगह गांधी जी ह्यूमन ड्यूटीज पर बल देते हैं, जस्टिस को प्रमोट करें। ऐसे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम को गांधी जी मानते हैं। गांधी जी आगे बोलते हैं नेशनलिज्म इज मींस मोरल एंड अनऑर्थोडॉक्स। गांधी जी कहते हैं जो मेरा राष्ट्रवाद है, जिस राष्ट्रवाद को मैं मानता हूं, एक तो वो साध्य नहीं है, साधन है। राष्ट्रवाद एक साधन है राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का, और राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? गरीबों का कल्याण, आत्मनिर्भरता, सर्वोदय, स्वराज, ये सब राष्ट्र के लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का ही साधन है राष्ट्रवाद। मोरल होना चाहिए राष्ट्रवाद, नैतिक होना चाहिए। केवल पॉलिटिकल नेचर का राष्ट्रवाद नहीं, केवल इकोनॉमिक नेचर का राष्ट्रवाद नहीं, जैसे मार्क्स इकोनॉमिक नेचर के राष्ट्रवाद को मानते हैं, लिबरल पॉलिटिकल नेचर के राष्ट्रवाद को मानते हैं।
फासिस्ट रैशियल टाइप के जो फांसीवादी और नाजीवादी है, ये रैशियल टाइप के राष्ट्रवाद को मानते हैं। गांधी जी का राष्ट्रवाद बहुत वाइडर है, ठीक है, मोरल होना चाहिए उनका राष्ट्रवाद, एंड अनऑर्थोडॉक्स, किसी प्रकार के अंधविश्वास और कट्टरता का स्थान राष्ट्रवाद में नहीं होना चाहिए, सबके लिए उस राष्ट्रवाद में जगह होनी चाहिए। इन्वॉल्व्स इवन देयर एनिमीज, इस राष्ट्रवाद में ऐसा राष्ट्रवाद होगा जिसमें हमारे शत्रु, हमारे विरोधी, हमारे मत से सहमत नहीं होने वाले व्यक्ति का भी इस जगह, इस राष्ट्रवाद में स्थान होगा। जैसे कभी कभी आजकल हम लोग देखते सुनते हैं, ठीक है, कि जो हिंदुइज्म की बात नहीं करता उसको कहते हैं ये राष्ट्रवादी नहीं है। गांधी जी कहते हैं राष्ट्रवादी सब है, उनके अंदर केवल एक फीलिंग होनी चाहिए, वो बाकी कुछ भी करें, राष्ट्र के प्रति उनके मन में सम्मान होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वो अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाज और अपने विचारों को अगर अपने ढंग से करते हैं, वो शासक वर्ग के विचारों से मेल नहीं खाता, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो राष्ट्रवाद नहीं है, ठीक है। सैक्रिफाइस ऑफ नेशन फॉर इंटरनेशनल, गांधी जी का एक सिद्धांत है कि यदि जिले के लिए गांव को कुर्बान होना पड़े तो गांव को कुर्बान हो जाना चाहिए, इसकी और शुरुआत होती है। यदि परिवार के लिए व्यक्ति को की बलि दी जा रही है तो ठीक है, व्यक्ति को वहां पर उफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। गांव के लिए परिवार का बलिदान कर देना चाहिए, जिला के लिए गांव का बलिदान कर देना चाहिए, राज्य के लिए जिले का बलिदान कर देना चाहिए, और राष्ट्र के लिए प्रांतों का बलिदान कर देना चाहिए। और एक कदम और आगे गांधी जी बढ़कर कहते हैं कि जब बात अंतरराष्ट्रीय की आ जाए, मानवता की आ जाए, होल ह्यूमैनिटी की बात आ जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रवाद का भी बलिदान कर देना चाहिए। सच्चे अर्थों में गांधी जी यहां पर सबसे ऊपर क्या है, अंतरराष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी नहीं। नाजीवाद, फांसीवाद क्या कहता है, हम जिएंगे दूसरा कोई नहीं जिएगा, हमारा राष्ट्र ही महान है, बाकी सब इंफीरियर। गांधी जी कहते ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यह है गांधी जी का सिद्धांत। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, माय गोल इज ग्लोबल फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड। गांधी जी कहते मेरा सिद्धांत जो है अंतरराष्ट्रवाद का, उसमें एक फीलिंग है, कौन सी फीलिंग है, ग्लोबल फ्रेंडशिप, पूरा दुनिया संसार एक दूसरे के मित्र हो, एक दूसरे के भाई हो, ठीक है। शत्रुता का भाव, कंपटीशन का भाव, वैमनस्यता का भाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं होना चाहिए। तो ये गांधी जी हो जाए। अगला गांधी जी का विचार है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जो वर्तमान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे यहाँ चल रही है, गांधी जी उस पर क्या कहते हैं। गांधी जी को कोई फेथ नहीं है, कोई विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में, रिप्रेजेंटेशन में, पार्लियामेंट में, ठीक है, इन सब में गांधी जी का कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मजबूरी में वो इन सब चीजों का समर्थन करते हैं, ठीक है। उसमें वो क्या बात कहते हैं, ठीक है, गांधी जी का इनमें क्यों विश्वास नहीं है, कहते हैं इट गेव बर्थ टू अ न्यू रूलिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग क्लास। ये जो रिप्रेजेंटेटिव टाइप का डेमोक्रेसी होता है, तो हमने इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा है, उसमें कहते हैं ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें कुछ लोग चुन करके आते हैं, बाद में वही इलिट बन जाते हैं, और वो जनता की परवाह नहीं करते, वो अपने हिसाब से शासन करते हैं। यही गांधी जी भी मानते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं, ये अल्टीमेटली एक नए शोषणकारी वर्ग बन जाते हैं, और ये जनता के बारे में ध्यान नहीं रख करके अपने हिसाब से शासन करते हैं, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शासन करते हैं, निस्वार्थ भाव से शासन नहीं करते। तो इसलिए गांधी जी डेमोक्रेसी, इलेक्शन और ये सारे सिस्टम को नहीं मानते, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स को एक एक्सप्लॉइटर मानते हैं, एक वेल विशर नहीं मानते। लेकिन अगर फिर भी कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता, इसलिए गांधी जी थक हार करके वेलफेयर स्टेट को और डेमोक्रेसी को मानते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स। आज के दौर में कैंडिडेट के लिए कोई ज्यादा नियम कानून है नहीं, जो प्रत्याशी खड़ा हुआ चुनाव, उसके लिए कोई नियम व्यवस्था नहीं है। गांधी जी बोलते हैं उसके लिए कुछ शिक्षा अनिवार्य किया जाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो अपने हाथों से मेहनत करके कमाने वाला आदमी होना चाहिए, उसको लेबर की डिग्निटी मालूम होनी चाहिए, लेबर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जिसको लेबर की वैल्यू नहीं मालूम, उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और इलेक्शन कैसे होने चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज, मत देने का अधिकार सबको हो, महिला को, पुरुष को, ऊंची जात को, नीची जात को, सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या है, जब कैंडिडेट के लिए ये शर्त है कि कैंडिडेट एक मजदूर की डिग्निटी जानता हो, यानी वो मजदूरी कर रहा हो, ठीक है, किसी न किसी प्रकार का कार्य कर रहा हो अपने हाथों से, भले ही वो रिलायंस का चेयरमैन क्यों ना हो, लेकिन इसके अलावा मेंटल लेबर के साथ साथ उसको फिजिकल लेबर भी करना चाहिए। यह अनिवार्यता है गांधी जी की। इसी प्रकार वोट देने वाले के लिए भी जरूरी है कि हर वोट देने वाला आदमी फिजिकल परिश्रम करने वाला होना ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो। जो भौतिक श्रम नहीं करता, शारीरिक श्रम नहीं करता, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद सम कंडीशन, तो ये कंडीशन यही है, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट
beg for votes instead perform human sacrifice। ये जो वोट मांगने आ जाते हैं हाथ जोड़ जोड़ करके, गांधी जी कहते हैं एक कैंडिडेट को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको वोट मिलते हैं। कब मिलते हैं? उसको निस्वार्थ भाव से मानव की सेवा करते रहना चाहिए, इस बात की परवाह नहीं कि मुझे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गांधी जी चुनाव में होने वाले ये जो रैलियां हैं, इनमें जो खर्चे होते हैं, हम दरवाजे दरवाजे घर घर जाकर वोट मांगते हैं, वोट के लिए गिड़गिड़ाते हैं, झूठे प्रॉमिसेस करते हैं, गांधी जी इन सारी बातों को नकारते हैं और इसलिए गांधी जी इलेक्शन को बुरा मानते हैं। और अल्टीमेटली गांधी जी इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन के चांसेस रहते हैं, झूठे वादे के चांसेस रहते हैं, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई परवाह नहीं करता, ये तमाम चीजें होते हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। कैसा इलेक्शन होना चाहिए? इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें क्या होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए और वो इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग होंगे वो इंडिविजुअल पढ़े लिखे शिक्षित और व्यवस्था को समझने वाले लोग होंगे, फिर वो जाकर के वोट डालेंगे। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट को तो गांधी जी प्रोस्टिट्यूट कहते हैं कि जो ब्रिटेन की संसद है वो एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या है। क्यों है वेश्या? वेश्या का मतलब यहां पर क्या है? जो अपने मन से अपना काम नहीं करती। ठीक है, कोई भी एक प्रोस्टिट्यूट है, उसको जिसने पैसा दिया वो उसके साथ चली गई। ठीक है, उसका अपना इंटरनल बिल है या नहीं है, इससे डजंट मैटर। शी वर्क्स ओनली फॉर मनी एंड ओनली ऑन द विश ऑफ अदर, नॉट विश ऑफ हरसेल्फ। गांधी जी कहते हैं ब्रिटिश की संसद भी ऐसी है जो पूंजीपतियों के लिए काम करती है, दबाव में काम करती है, अपना कॉन्शियस से, अपनी चेतना से, अपने विवेक से ब्रिटेन की संसद काम नहीं करती, पूंजीपतियों के लिए काम करती है। इसलिए ब्रिटेन की संसद वास्तव में जो अपने आप को सॉवरेन मानती है, अपने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स का एक सबसे बड़ा टेंपल है पार्लियामेंट, ये सब बकवास है, गांधी जी कहते हैं कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा संसद का काम क्या है? कानून बनाना। गांधी जी आगे कहते हैं ओनली लॉज कैन नॉट रिमूव एविल्स, केवल कानून बनाने से बुराइयां दूर नहीं होंगी, बल्कि प्लेटो की तरह गांधी जी ये मानते हैं हायर द नंबर ऑफ लॉज हायर द नंबर ऑफ एविल्स। एक कानून तोड़ा जाएगा, उसके लिए दूसरा कानून, फिर तीसरा कानून, फिर चौथा कानून, कानून 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 पढ़ते हैं। और जहां कानून का राज होता है वहां विवेक का राज खत्म हो जाता है, विजडम का राज खत्म हो जाता है, रेशन का राज खत्म हो जाता है। समझ में आ रही है? रैशनैलिटी मर जाती है। गांधी जी कहते हैं व्यक्ति को उसके विवेक पर छोड़ो, उसका विवेक डिटरमाइन करेगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो विवेक का शासन होना चाहिए, कानून का शासन नहीं। और संसद कर क्या रही है? कानून बना रही है। इसलिए वो कहते हैं कि ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश संसद मेरे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, बेहतर क्या है? चेंज इन थॉट एंड हार्ट। जरूरत इस बात की है कि लोगों के विचारों में परिवर्तन लाया जाए, लोगों के हृदय में परिवर्तन लाया जाए। कानून व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन नहीं लाता, उसके बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन ला देता है, उसके हाव भाव में परिवर्तन नहीं लाता। और कानून व्यक्ति मजबूरी में कानून का पालन करता है, अंदर से नहीं। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति रेड लाइट में चाहता है, क्यों खड़े रहे? एक आध कोई मिल जाएगा आदर्शवादी को, जबरदस्ती बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन सबको बुरा लगता है कि हम रेड लाइट में क्यों खड़े हो। ठीक, क्योंकि वो कानून है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से वहां पर खड़े होना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो अभी 1.5 मिनट का सिग्नल होता है, 3 मिनट का हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गांधी जी कहते हैं कि कानून से नहीं, व्यक्ति को अपने विवेक से, अपने अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उसको वही करने के लिए ट्रेंड किया जाए, उनका हृदय परिवर्तन किया जाए, उनको सिखाया जाए कि क्या सही और क्या गलत है। एक दिन ऐसा आएगा कानून की जरूरत ही नहीं होगी, और जिस दिन कानून की जरूरत नहीं उस दिन संसद की जरूरत नहीं, जिस दिन संसद की जरूरत नहीं उस दिन प्रतिनिधि की जरूरत नहीं, जिस दिन प्रतिनिधि की जरूरत नहीं उस दिन इलेक्शन की जरूरत नहीं, जिस दिन इलेक्शन की जरूरत नहीं उस दिन राज्य की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी सबसे सर्वोच्च लेवल पर मानते हैं विजडम। गांधी जी कहते हैं ये जो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये लोगों की विजडम को, लोगों की रैशनैलिटी को, लोगों के स्वराज की फीलिंग को, स्वराज का मतलब एथिकल फ्रीडम, इस एथिकल फ्रीडम को मारते हैं। चुनाव में धांधली होती है, चुनाव में आप अपने किसी ने आपसे कहा फलाने को वोट दे देना, तो आप फैमिली के दबाव में आ गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आ गए। इसी प्रकार हमारे जो सांसद और विधायक बैठे होते हैं वहां पर, वो अपने कॉन्साइंस से फ्री नहीं होते, वो एथिकली फ्रीडम उनके पास नहीं होता। पार्टी ने कहा हमें इसका फेवर करना है, फेवर कर दिया, इसका फेवर नहीं करना है, इसका फेवर नहीं किया। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं ये सिस्टम एकदम बकवास है, मैं नहीं मानता, लेकिन मेरी मजबूरी में मुझे मानना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं उसमें कुछ चेंज कर रहा हूं, मानो लेकिन इस तरीके से मानो। पर गांधी जी की कोई बात सुनी नहीं गई, और आजादी जैसे मिलने को तय हुआ कि भारत को आजादी मिलनी है, तो गांधी जी जो है वो नए पथ में चले गए, उनको दरकिनार कर दिया गया, और गांधी जी के सारे सिद्धांत आज हम केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए रह गए, उनका सिद्धांत कहीं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होने के अब चांसेस नहीं है। हर व्यक्ति, हर पॉलिटिकल पार्टी गांधी का नाम ले लेकर के पॉलिटिक्स करता है,
गांधीवाद होने का नारा लगाता है, लेकिन गांधी की वैल्यूज को न तो वो समझते न जानते। हम खुद नहीं जानते समझते, अब पढ़ जाए तो थोड़ा मोड़ा जानेंगे समझेंगे गांधी क्या बोलते थे। ठीक है, हो सकता है इनमें आदर्श की बातें ज्यादा हो, लेकिन इस ओर हम कदम तो उठा सकते हैं, इस ओर हम शुरुआत तो कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लक्ष्य हमें प्राप्त हो। पर गांधी जी किताबों में दब करके रह गए हैं, संविधान की किताब में दब गए हैं, कहीं और दब गए हैं, और गांधी जी की आत्मा जो है वो तड़प रही है। ठीक है, और उनकी तड़प को दूर करने के लिए नोटों में लाकर के गांधी जी को बिठा दिया है, जबकि गांधी जी सबसे ज्यादा घृणा इन्हीं अर्थव्यवस्था से, इन्हीं मौद्रिक व्यवस्था से करते थे। पर खैर, जो व्यवस्था है हमें उसको समझनी पड़ेगी, गांधी जी के विचार क्या है। तो गांधी जी कहते हैं कि हृदय परिवर्तन के माध्यम से व्यवस्था को बदला जाए, कानून के माध्यम से नहीं। इसके अलावा गांधी जी का एक बहुत बड़ा विचार यह है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क, सबसे महत्वपूर्ण काम जो प्रतिनिधियों को करना है, जो शासन करने वालों को करना है, वो संसद के भीतर नहीं होता, संसद के बाहर होता है। संसद के बाहर का मतलब यह है कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जो दलित, प्रताड़ित, भूखे लोग हैं, जिनके ऊपर आप शासन कर रहे हैं, उनसे लगातार आपका कांटेक्ट होते रहना चाहिए। उनकी दुख क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनके साथ मिलते रहना चाहिए। और अपने आप को बाबू न समझे, अपने आप को महाराजा न समझे। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के सेवक हैं, आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वर्क्स माने लोगों के घर में जाओ, आजू बाजू में जाओ, देखो क्या समस्या है, और अगर समाज में छुआछूत, रीति कुरीति फैली हुई है, उसकी शुरुआत खुद करो। गांधी जी दलितों के घर में जाकर के शौचालय साफ करते थे। इवन अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी उन्होंने शौचालय साफ करवाया, अपने बेटों से साफ करवाया, अपने कांग्रेस के वर्किंग मैन से ये करवाया। आज का रिप्रेजेंटेटिव क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है। तो ये है गांधी जी का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।